नमस्कार, मैं विष्णु शंकर TV9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से। मंगलवार यानी कल दैनिक इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख छपा जिसमें लेखक सी राजा मोहन ने कहा है कि जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड देशों की परस्पर सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली मीटिंग के बाद भारत के पास दुनिया में सामरिक और आर्थिक दोनों स्तर पर खुद को प्रासंगिक बनाने का एक सुनहरी मौका है। सी राजा मोहन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज में डायरेक्टर हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर इंडियन एक्सप्रेस के कॉन्ट्रीब्यूटिंग एडिटर भी। सी राजा मोहन के अनुसार गौरतलब है कि क्वाड में न सिर्फ अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, बल्कि कोविड-19 के बाद दक्षिण कोरिया, वियतनाम और न्यूजीलैंड भी क्वाड के आर्थिक एजेंडे को देखते हुए क्वाड प्लस में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। विचार योग्य है कि सामरिक सुरक्षा और आर्थिक दोनों नज़रिए से चीन इन देशों के फोकस में है। इन सभी देशों के बीच चीन को क्षेत्रीय स्तर पर दादागिरी से रोकने और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अपने हक में करने की उसकी कोशिश को नाकाम करने के कदमों पर विचार चल रहा है। भारत सुरक्षा और आर्थिक दोनों ही दृष्टिकोण से इस मुहिम में आगे की सफ में खड़ा है। अपनी सीमाओं पर चीन की घुसपैठ और भारतीय उपमहाद्वीप में पड़ोसियों के बीच और हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी बढ़ती हुई सामरिक भूमिका को चुनौती देने के लिए भारत अब क्वाड के बाकी देशों के साथ एक सुरक्षा गठबंधन खड़ा करने पर विचार करने को तैयार है। भारत चीन के साथ अपने आर्थिक संबंधों में कमी करने में दुनिया भर में सबसे आगे रहा है, चाहे 2019 में रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP हो या चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI, जिसे चीन ने 2017 में पहली बार परिभाषित किया था। भारत ने दोनों का विरोध किया है। पूर्वी लद्दाख में चीन के दुस्साहस के बाद भारत ने उसके साथ व्यापार और निवेश पर सीमाएं बांधनी शुरू कर दी हैं। लेकिन राजा मोहन के अनुसार भारत सुरक्षा संबंधी विषयों को लेकर क्वाड की भूमिका में जितना आश्वस्त है, आर्थिक क्षेत्र में क्वाड प्लस के रोल पर अभी भी भारत की सोच पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इस विषय में भारत का असमंजस अकेला नहीं है। दुनिया के अधिकतर देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और आर्थिक संबंधों को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। सभी अब अमेरिका की तरफ देख रहे हैं और उम्मीद है कि वहां राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा बहुत सी बातों पर स्थिति को साफ कर देगा। सबके जहन में सवाल एक ही है, डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन, दोनों में से कौन जीतेगा। पिछले महीनों में राष्ट्रपति ट्रंप के अधिकारियों ने चीन को लेकर विचारधारा, राजनीतिक और आर्थिक, टेक्नोलॉजिकल और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अमेरिकी प्रशासन की सोच और नीतियों को साफ करने की कोशिश की है। लेकिन 40 साल से चली आ रही परस्पर आर्थिक निर्भरता की नीतियों के जंजाल को सुलटाने में समय लगता है। फिर कुछ लोगों का ये भी सोचना है कि जो बाइडेन अगर जीत जाते हैं तो क्या वो चीन को लेकर ट्रंप की नीतियों को पलट देंगे और वापस चीन के साथ समझौतों की नीति पर लौट आएंगे। एक राय ये भी है कि सभी पक्षों के अमेरिकी प्रशासकों को अब चीन से मिल रही चुनौती का अच्छा अंदाज़ा मिल चुका है। इसलिए जीतने की स्थिति में भले ही बाइडेन की शैली ट्रंप से अलग हो, लेकिन चीन की चुनौतियों पर उनका जवाब ट्रंप से बहुत भिन्न नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत सहित दुनिया के अन्य देशों में अमेरिका पर नज़र जमाए यथार्थवादियों को इस संबंध में सोच समझकर फैसला लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है जीतने की स्थिति में बाइडेन प्रशासन में ही चीन नीति को लेकर गंभीर वाद विवाद हो जाए। डेमोक्रेट पार्टी में क्लाइमेट हॉक्स का एक बड़ा तबका है जो क्लाइमेट चेंज के विषय में बहुत ही आक्रामक नीतियों का हामी है। यह ग्रुप चीन के साथ संघर्ष की नीति को छोड़कर उसके साथ क्लाइमेट चेंज पर सहयोग करना चाह सकता है ताकि दुनिया के ऊपर छाए इस गंभीर संकट को काबू किया जा सके। साथ ही डेमोक्रेट्स के बीच उदारवादी मानवाधिकारवादियों का एक ग्रुप है जो चाह सकता है कि अमेरिकी प्रशासन चीन द्वारा अपने अल्पसंख्यकों के साथ अपनाई जा रही नीतियों का मजबूती से प्रतिकार करे और उसके साथ एक नए शीत युद्ध की शुरुआत न की जाए। वॉल स्ट्रीट और सिलिकॉन वैली में स्थित प्रभावशाली आर्थिक और टेक्नोलॉजी ग्रुप अभी जो बाइडेन की उम्मीदवारी का समर्थन कर रहे हैं। ये भी चाहेंगे कि चीन के साथ फिर से मेल मिलाप और सहयोग की नीति पर लौट चला जाए। लेकिन डेमोक्रेट्स में जो प्रगतिशील और लेबर धड़े हैं वो चाहते हैं कि ट्रंप ने चीन के साथ नीतियों का जो पुनर्मूल्यांकन किया है उसे जारी रखा जाए। बाइडेन एक ज़माने में चीन के साथ फ्री ट्रेड के समर्थक थे, लेकिन समय के साथ उनके नज़रिए में बदलाव आया है। उन्होंने कहा है कि जीतने पर पहले वो अमेरिकी कामगारों पर ध्यान देंगे, उसके बाद ही फ्री ट्रेड के समझौतों पर बात की जाएगी। सच्चाई ये भी है कि बाइडेन की कई योजनाएं ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के बहुत करीब हैं। बाइडेन अमेरिका में पहले से ज़्यादा उत्पादन चाहते हैं। उनकी मंशा है कि अमेरिकी नागरिक अमेरिका में निर्मित सामान ज़्यादा खरीदें। उन्होंने एक बृहद औद्योगिक नीति का एजेंडा घोषित किया है ताकि अमेरिकी उद्योग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिका की पुरानी बढ़त को फिर से कायम किया जाए। बाइडेन के कुछ सलाहकारों ने ट्रंप की उस नीति को भी जारी रखने की वकालत की है जिसके तहत चीन से अलग अमेरिका के भरोसेमंद देशों के साथ मिलकर ग्लोबल सप्लाई चेन का एक वैकल्पिक नेटवर्क बनाने की योजना है।
ग्लोबल ट्रेडिंग व्यवस्था को पुनः परिभाषित करने की यह कोशिश भारत के हक में जा सकती है अगर वह क्वाड प्लस की आर्थिक योजनाओं में शरीक हो। भारतीय नीति निर्धारक ये भी चाहेंगे कि आत्मनिर्भर अमेरिका का उदाहरण देखकर भारत में भी नई ग्लोबल व्यापार व्यवस्था के अनुरूप घरेलू औद्योगिक नीति का निर्माण हो। लेकिन समस्या ये है कि भारत में आर्थिक क्षेत्र की नीतियों के निर्माण में बरसों लग जाते हैं और फिर भी गुंजाइश रह जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत अभी तक अमेरिका के साथ एक मिनी ट्रेड डील भी नहीं कर पाया है, जबकि इस पर कई बरसों से विचार चल रहा है। याद रहे, क्वाड प्लस में भारत के सहयोगी देश जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सभी व्यापार पर लचीला रुख अपनाने वाले मुल्क हैं और ये सब अमेरिका के साथ और आपस में व्यापार करने के रास्ते निकाल लेंगे। अब भारत के सामने अपनी घरेलू आर्थिक नीतियों को और लचीला बनाने की बड़ी चुनौती है ताकि वह प्रस्तावित नई ग्लोबल व्यापार नीति के अनुसार खुद को ढाल सके। इस चुनौती के समाधान में भारत की भावी सफलता निहित है। सोच समझ कर में आज यहीं तक, इस उम्मीद के साथ कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद।